डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः लंबे इंतजार के बाद कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2023 के सातों सेट का विस्तारपूर्वक हल लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 825 FC, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 6 825 FC के बाकी बचे 10 सवालों का हल लेकर हाजिर हूँ। और आज हम लोग एक नया काम करने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ थंबनेल में ही दिख रहा होगा कि राज्य और राजधानी ट्रिक से, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक ट्रिक से राज्य और राजधानी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि राज्य और राजधानी से इक्के दुक्के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में, ध्यान दीजिएगा, मानचित्र में भी आ सकते हैं और ऑप्शनल में भी आ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम, आप सारे राज्यों को और उनकी राजधानियों को अवश्य ही याद रखिए, अन्यथा अगर 1-2 नंबर का आ गया तो आपका 1-2 नंबर पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। हम लोग आज अंतिम में इसको ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग उन 10 सवालों को सॉल्व करते हैं। और जल्दी जल्दी इस क्लास को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि पर भी शेयर कर दीजिए। चलाइए मत उसको केवल उस पर शेयर करिए। याद रखिएगा, चलाने पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाइए वहाँ चलाने लगिए उसको, ठीक है ना। आइए जरा क्लास को शुरू करते हैं। देखिए जरा आप लोग, यहाँ पे भैया आपसे पहला ही सवाल पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो आप बताएंगे जरा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है और उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिएगा, जब हम प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला लिखते हैं ना, पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है इसको, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। जब इसका हम बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति जो आय का फॉर्मूला होता है वो, अगर आप किसी देश की राष्ट्रीय आय ले लीजिए, मतलब पूरे देश की आय कितनी है, और उसमें डिवाइड कर दीजिए उसकी जनसंख्या से। किससे डिवाइड कर दीजिए? उसकी जनसंख्या से, तो आपको मिल जाता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक। तो ऐसा तो लग रहा है कि हम लोग औसत निकाल रहे हैं। औसत, जैसे मान लीजिए 20 लोग हैं, टोटल 20 लोग के पास 1000 रुपये है, तो औसतन एक लोग के पास कितने रुपए है, तो औसत निकाल रहे हैं ना। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को दूसरे नाम औसत आय से भी जाना जाता है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय को दूसरे नाम औसत आय से जाना जाता है, ठीक है ना। ये बात को जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जानते हैं। हाँ, जरा मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कल मुझे एक डेटा मिला था नया, मैं उस डेटा को आपसे शेयर कर देता हूँ कि भारत की जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। भारत की वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा सवाल को। भारत की प्रति व्यक्ति आय समथिंग 1,85,000 के आसपास थी। देखिएगा, लिखिएगा जरा इस बात को आप लोग। ये भारत की प्रति व्यक्ति आय है लगभग 1,85,854 रुपये। ये भारत की पर कैपिटा इनकम है, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, भारत की प्रति व्यक्ति आय, आप इसको लिख सकते हैं 1,85,854। ये जानते हैं कब की है? ये आपकी है 2023-24, 2023-24 के अनुसार, ठीक है। 1,85,854, अर्थात ये समझते हैं इसका मतलब क्या है कि भारत में एक आदमी एक साल में लगभग 1,85,854 रुपये कमा रहा है औसतन। तो क्या बताइए, वास्तव में कमा रहा क्या इतना है? ये तो सारे अमीरों के पास पड़ा हुआ है ना। बांटने के लिए औसत आय निकाला गया कि हाँ, हमारे यहाँ का हर आदमी इतना कमा रहा है, ठीक है। ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चले हम लोग। यहाँ पे देखिए, कह रहा भैया द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जानते हैं, बताइए। हमने तो पहले भी बात किया हुआ था, जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र है, जो उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र है, और जो सेवा है वह तृतीय क्षेत्र है। तो बताइए जरा, ये द्वितीय क्षेत्र कौन सा है, औद्योगिक है कि नहीं है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका द्वितीय क्षेत्र है यही औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना। ये बात को
जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलें। बाकी जो आपका कृषि क्षेत्र है वो तो प्राथमिक क्षेत्र ही है। खनन वाला बताइए किस में आता है, खनन किसके अंतर्गत आता है, बोलिए। खनन में कुछ आप लोग बनाते हैं क्या? नहीं, आप बनाते नहीं कुछ, याद रखिएगा। ज़मीन से खोदते हैं, बस निकाल लेते हैं प्राकृतिक रूप से। तो जो भी चीज़ आपको प्राकृतिक रूप से मिली है वह प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगी। किस क्षेत्र में आएगी जी? प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगी। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, खनन वाला भी। तो प्राथमिक क्षेत्र इनका नाम है और ये इसके प्रकार है, ठीक है ना। इस बात को जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल आइए, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो बताइए आप। अभी मैंने आपको बोला सेवा किस क्षेत्र में आती है? तृतीय क्षेत्र में आती है। किस में आती है? तृतीय क्षेत्र में आती है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको प्राथमिक क्षेत्र जन्मई करते हैं, कौन सा है? द्वितीय जन्मई करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आपका आता है चतुर्थ क्षेत्र में, ठीक, याद रखिए। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो विदेशी व्यापार का मतलब इसके रास्ते आप अपने यहाँ का सामान दूसरे देशों में भेजते हैं या दूसरे देश से सामान अपने यहाँ पे मंगाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दूसरे देश में अगर हमको सामान भेजना है तो हमारे यहाँ से कोई सड़क तो बनी नहीं है कि पक्की रोड बनवा दी गई है वहाँ तक, या कोई आप रेल तो पटरी बिछाए नहीं हुए हैं। हाँ, बहुत बिछा सकते हैं, अपने पड़ोसी देशों तक बिछा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में तो आप बिछा नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वायु मार्ग, हवाई जहाज़ को अफोर्ड करना सबके बस की बात है नहीं, कठिन ही पड़ता है। सबसे आसान समुद्री मार्ग, पानी की जहाज़ में सामान को रखिए, वो बहाते हुए ले जाके उस देश में छोड़ आएगी, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा कि जो आपका समुद्री मार्ग है यही आपका आंसर सही है, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। समुद्री मार्ग से ये आपका आंसर सही है, कन्फर्म सही है, ठीक है ना। याद रखिए आप लोग इस बात को। चलिए अब हम बात करें आगे, अगले सवाल पे चलें। देखिए जरा, तो ये समुद्री मार्ग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत का सबसे ज़्यादा, भारत ही क्या किसी भी देश का सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार इसी समुद्री मार्ग से ही होता है। क्योंकि आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, मैं ज़रा वर्ल्ड मैप लाया नहीं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ल्ड मैप, तो सारे देशों के आसपास जल जरूर है। मतलब जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनके आसपास समुद्र फैला हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो समुद्र के माध्यम से सामानों को भेजना काफ़ी आसान है, सड़क माध्यम से या रेल माध्यम से या वायु माध्यम से भेजने की अपेक्षा, ठीक है। सबसे सस्ता पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के कुल व्यापार का, याद रखिएगा, मतलब अगर भारत में टोटल 100% का व्यापार हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें आपका 90 से 95%, 90 से 95% समुद्री मार्ग से होता है। किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये मात्रा है, मात्रा, मात्रा का मतलब समझ रहे हैं। जैसे 100 किलो सामान बेचा गया तो 90 से 95 किलो आपका समुद्री मार्ग से जाता है। लेकिन अगर रुपए की बात की जाए कि अगर 100 रुपये का सामान बेचा जा रहा है तो उसमें से लगभग आपका 70 रुपये का समुद्री मार्ग से जाता है, 70 रुपये का समुद्री मार्ग से जाता है। देखिएगा, अगर मात्रा की बात करेंगे तो 90 से 95% जा रहा है। जैसे अगर 100 किलो सामान बेचा गया तो 90 से 95 किलो समुद्री मार्ग से जाएगा। बाकी का जो 5 से 10 किलो बच रहा है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है जी। मतलब वो 5 से 10 किलो ही, आप समझिए ध्यान से, वो 5 से 10 किलो ही 30 रुपये के बराबर खपत कर ले रहा है, और ये 90 से 95 किलो का 70 रुपये के बराबर हो रहा है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर 90 से 95 किलो आप सामान लेकर गए, उसको मार्केट में बेचेंगे तो आपको 70 रुपये मिलेगा, और जो 5 किलो आप लेके गए ना, उसको बेचेंगे तो आपको 30 रुपये मिलेगा। इसीलिए रुपये के आधार पर इसमें अंतर आ जा रहा है, याद रख लीजिएगा आप लोग इस बात को। मतलब अगर रुपये के आधार पर आप देखना चाहते हैं तो रुपये के आधार पर वो 5 किलो सामान ही 30 रुपये का है। इसीलिए तो कहा गया जो 5 किलो आपका बचा हुआ है वो रुपए में 30 किलो पे चला, ये 30 रुपये पे चला आएगा, ठीक। और बाकी के जो आपके 90 से 95 किलो हैं वो जा रहे हैं 70 रुपये, तभी तो ज़्यादा ही है ना। तो समुद्री मार्ग से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ व्यापार होता है, चाहे आप पैसे को ले लीजिए चाहे आप मात्रा को ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये आपकी कहानी बनी यहाँ पे। इससे संबंधित हमने एक अधिनियम पढ़ा हुआ था। क्या हमने पढ़ा हुआ था, जरा उसके बारे में आप बताएंगे क्या हमको? बोलिए आप, जरा उसके बारे में हमको चर्चा में करेंगे क्या? चर्चा करेंगे उस पर आप मुझसे, बोलिए। आपको इससे मिलता जुलता हमने पढ़ाया था
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो जरा आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट दागिए, नहीं बोलना है, अपनी कॉपी में तुरंत लिखिए आंसर को, ठीक है। मैं दोनों ऑप्शन आपको देता हूँ, अगर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट करिए, नहीं तो तुरंत कॉपी सामने रखिए, उसमें अपना आंसर लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए जरा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? बोलिए, तुरंत बोलिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में बोलिए, या तो अपनी कॉपी में बोलिए। आगे मैं बढ़ूँ, और साथ ही आप लोग एक बात और बताइएगा, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया है? नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया है और कब लागू हुआ है, ये भी बोलिए, कमेंट बॉक्स में दोनों बोलिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं तब तक आपको यहाँ का आंसर बताता हूँ। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात हो रही है, यह आया था भैया आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसी दिन 24 दिसंबर 1986 को, याद रखिएगा, इसी दिन 24 दिसंबर 1986 को भारत सरकार ने संसद से इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित कराया था और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था। उसके बाद ये पूरे देश में लागू हो गया था। मैंने आपसे बताया था ना, अगर आप कोई भी विधेयक पास कराना चाहते हैं तो आप लोकसभा से पास कराइए, राज्यसभा से पास कराइए, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तब जाके वो अधिनियम बनेगा और पूरे देश में लागू होगा, ठीक है ना। इस बात को अपने दिमाग में आप जरूर बैठा रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आइए जरा देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखें हम लोग यहाँ पे 24 दिसंबर आपको समझ में आ गया, 1986 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, दो बातें ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक लिखिए आप लोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भैया आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर से। कब से मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर से नहीं, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और यहीं पे एक आता है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा आता है जी? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है ना। तो जो आपको भैया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आता है, ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। कब मनाया जाता है जी? 15 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, 15 मार्च लिख के रख लीजिए। कब से मनाया जाता है ये? 1983 से मनाया जाता है। मतलब पूरे विश्व के उपभोक्ता अधिकारों का जो दिवस है वो 15 मार्च, लेकिन जो भारत के उपभोक्ता अधिकारों का दिवस है वो 24 दिसंबर। दोनों अलग अलग दिन है, एक ही दिन नहीं है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये बात को आप अपने जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। बाकी आपको नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मैं बता दूं, 2019, कब जी? 2019 में आया था और 2020 की जुलाई से लागू है। ये 2019 में आया था, 2020 की जुलाई से लागू है, ठीक है। चलिए अब ज़रा देखिए आगे आप लोग, मैं ज़रा इनको हटाता हूँ यहाँ से। लास्ट सवाल इसमें देखिए, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए तो ज़रा, इसमें कहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी, कपास, कैसे काली कैसे कपास, तो कपास कहाँ पे ज़्यादा पैदा होता है? गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र, कौन सा ऑप्शन सही है? महाराष्ट्र भैया आपका सही है, महाराष्ट्र आपका सही है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी राजस्थान में आप जानते हैं लवणी मृदा पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में आपका पहाड़ी मृदा पाई जाती है, झारखंड में आपका जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए ऐसा नहीं मतलब वहाँ पे एक ही मृदा पाई जाती है, कई प्रकार की पाई जाती है, लेकिन मेनली कौन सी पाई जाती है ये आपसे पूछा गया सवाल है और आपको इसी पे फोकस रखना है अपना, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलें क्या हम लोग? अब आइए जरा देखते हैं बाकी के 4 सवालों का अध्ययन किया जाए। पर भैया एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो ये तो आपको मैंने कूट कूट कर विस्तार पूर्वक पहले ही पाठ में पढ़ाया हुआ है, जो संसाधन और विकास नामक चैप्टर है, जाइएगा उसका एक बार पुनः अध्ययन करिए, वहाँ पे आपको पूरा विस्तार पूर्वक देखने को मिल जाएगा। एजेंडा 21 कब हुआ था ये बताइए जरा, चर्चा करिए थोड़ी सी, बोलिए जरा आप लोग। समय था 1900
1992 का। जगह था ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो। ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो, हम लोग इसे केवल रियो बोलेंगे। जुटे थे यहाँ पे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और इस सम्मेलन का नाम दिया गया था रियो सम्मेलन। क्या नाम दिया गया था? रियो सम्मेलन, या इसी को बोला गया पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोला गया? पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ? 1992 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष लोग थे इन्होंने कहा कि भैया जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का मतलब जो मौसम बदल रहा है, जैसा होना चाहिए मौसम वैसा नहीं हो रहा है, इसको अगर हमको बचाना है तो हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को अगर विकास का सही रूप मिलना चाहिए तो हमें जो इस समय प्राकृतिक संसाधन हैं उनका समुचित रूप से उपयोग करना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग, इन्होंने क्या कहा? हमें संसाधनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। हमें संसाधनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। समुचित मतलब ठीक ठाक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि आप संसाधनों का समुचित प्रयोग करिए। ठीक, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके, ऐसा इस सम्मेलन का उद्देश्य था। तो आप बताइए कि हमने किसकी परिभाषा पढ़ी हुई है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कि आगे आने वाली पीढ़ी उसके उपयोग से वंचित न रह जाए। क्या नाम देते हैं हम लोग? हम लोग इसे नाम देते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या नाम देते हैं जी? सतत पोषणीय विकास नाम देते हैं इसको। याद रखिएगा आप लोग, दिमाग में बैठाइएगा आप इस बात को। ठीक है ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं इसको? यही तो नाम है इसका। इसका मतलब जो भैया आपका पृथ्वी सम्मेलन था या रियो सम्मेलन था 1992, वो किससे संबंधित था जी? सतत पोषणीय विकास से संबंधित था। किससे संबंधित था? सतत पोषणीय विकास से संबंधित था। हो जाएगा ना, ध्यान में रखिएगा। आइए जरा आगे आने वाले सवालों को भी देख लिया जाए। अगले सवालों की चर्चा करिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ भैया यहाँ पे आपसे कह रहा है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष चालू किया गया? तो ग्रीन इंडिया मिशन कब चालू किया गया बोलिए तो आप। ग्रीन इंडिया मिशन भैया जान लीजिए 2014 20 फरवरी को लागू किया गया था। 2014 20 फरवरी को चालू किया गया था। ये बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख के कहीं पे। ठीक है, ये किसके तहत लागू किया गया था? किसके तहत लागू किया गया था? तो भारत की एक जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना थी। क्या मैंने लिख दिया जी? ये नहीं रहेगा ना इसमें। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, मतलब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक योजना तैयार की कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हमारे यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म जो दिया गया NAPCC दिया गया। जैसे क्या पढ़ेंगे इसको? नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म था। तो ये कब स्थापित की गई थी? 2008 में। तो इसके तहत आपके 8 मिशन थे टोटल। 8 मिशन, उनके नाम जानना आपको जरूरी नहीं, बस ये जानते रहिए कि NAPCC कब लागू हुआ था? 2008 में। NAPCC कब लागू हुआ था? 2008 में। बस इतना जानते रहिए। 8 मिशन थे, उसी में से आपका एक मिशन था ग्रीन इंडिया मिशन, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। ठीक, ध्यान में रखिए, 20 फरवरी 2014। फिर कह रहा है भैया कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है? तो खरीफ, रबी और जायद। कौन सी वाली जी? ये तो है ना, तरबूजा खरबूजा है। बोलिए, तरबूजा खरबूजा ही तो है ना। ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। चलिए अब उसके बाद देखिए जरा, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि तरबूज आपकी फसल है, ये आपका आंसर है। तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि खरीफ, रबी और जायद की फसल पूरी आपको क्लास में पढ़ाई गई है। वहाँ जाइए, आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आपको 1-2 सवाल उसमें से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए फिर कह रहा भैया आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है, कौन सा है? तो ये तो आपके लिए एक नया सवाल मिल गया, ऐसा सवाल कभी आपसे पूछा नहीं गया था। तो मैं सीधा सीधा इसका आपको आंसर बताता हूँ, जस्ता
फिर इसके पूरे विस्तार पर लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है ना। आइए ज़रा चलते हैं इसके विस्तार पे हम लोग। देखिए ज़रा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आइए इसका ज़रा विस्तार किया जाए। यहाँ पे देखिए आपको आग्नेय चट्टानें दिख रही होंगी, थोड़ा सा आप इस पर विस्तार पूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार की चट्टानों में लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही था आपका, जस्ता। तो दो तीन ठो लिख लीजिए नाम, दो चार ठो। जस्ता लिख लीजिए, तांबा लिख लीजिए, सीसा लिख लीजिए, निकिल लिख लीजिए, और आपका मैग्नीज और सोना लिख लीजिए। इतने लोग को लिख लीजिए, ये आपके काम के हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। और लोहा भी लिख लीजिएगा, लोहा तो इम्पोर्टेंट है। तो ये लोग आपके पाए जाते हैं किस चट्टान में, आग्नेय चट्टान में। किसमें, आग्नेय चट्टान में, याद रख लीजिएगा आप लोग। अब आग्नेय चट्टान मैं अभी आपको बताने की मूड में नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिमाग में घुसा रहा हूँ आपके। जो आपसे पूछा गया साफ साफ मैं उसको उदाहरण में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद आइए इधर वाले में देख लीजिए, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है भैया आपका। इसमें पाया जा रहा है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि। इसी में आपका ग्रेफाइट भी पाया जाता है, ग्रेफाइट भी इसी में पाया जाता है। तो आप अवसादी चट्टान में अपना लिख सकते हैं। अवसादी चट्टान में तीन चार लोग के नाम, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान, ग्रेफाइट, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आइए जरा देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसमें जस्ता है, नमक है, ग्रेफाइट है, फास्फेट है। तो नमक, ग्रेफाइट, फास्फेट ये तीन के तीनों आपके पाए जाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी कौन कौन से हैं आपके। आग्नेय चट्टान में आपको मिल गया जस्ता, बाकी उधर आपका मिल गया क्या बोलते हैं, सोना मिल गया, प्लेटिनम मिल गया आपका, तांबा मिल गया, टिन मिल गया, सीसा मिल गया, ये लोग मिल गए उसमें। बाकी आपके जो अवसादी चट्टानें हैं, कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान में तीनों के तीनों पाए जाते हैं। नमक भी रहेगा आपका, ग्रेफाइट भी रहेगा, और आपका फास्फेट भी रहेगा। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए ज़रा आगे बढ़ें, अगले चलिए। ये हो तो क्या 20 सवाल आपके कंप्लीट। चलिए आपके 20 सवाल कंप्लीट। तो इस तरह से आपका सेट नंबर 6 टोटली होता है समाप्त, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब जरा हम लोग चलते हैं किस पर, भारत की राजधानी। भारत की राजधानी, भारत के राज्य और उनकी राजधानी, इंडियाज स्टेट एंड कैपिटल्स। इंडियाज स्टेट विथ कैपिटल्स, सारे स्टेट उनके राज्यों के राजधानियों के साथ, मतलब सारे राज्य उनकी राजधानियों के साथ। चलिए देखिए ज़रा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं इसको और फिर देखने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग इसको कैसे समझेंगे। देखिए मैं वास्तव में बताऊँ तो इसमें कोई ट्रिक आदि तो होता नहीं है कि आप ऐसे पढ़ें ऐसे आपको राज्य राजधानी याद हो जाए, लेकिन आप एक बेसिक पर लेकर चलेंगे ना, वही आपका ट्रिक हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं कैसे लेके चलता हूँ आपको। मैं आपको पहले जब बात करूंगा तो हम लोग शुरू करेंगे भैया आपका इधर से, देखिएगा आप, यहाँ से मैं शुरू करूंगा, यहाँ से देख रहे हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर इधर आएंगे तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। फिर पढ़ेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे। फिर आपके बीच में से आ जाएंगे एक बार मध्य प्रदेश, तो उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आपका तेलंगाना। चार लोग को इधर पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपके 7 राज्य हैं जो इनको हम एक साथ पढ़ लेंगे। कौन कौन से देखिए तो जरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है। और यहाँ पे आपको बचेगा सिक्किम। तो इनको एक बार ऐसे आप बेसिकली समझिए कि ये किस रूल में है, कहाँ पे है, और आप राज्य की राजधानियों को याद करते जाइए। तो मैं बोलता जाऊँगा, आप एक बार अपने पेज पे लिखते जाएंगे, जिससे आपको अच्छे से वो याद होता जाए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो आइए ज़रा देखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने का प्रयास करता हूँ। आइए, दिख रहा है कि नहीं है आपको। चलिए सबसे पहले आप शुरू हो जाइए, लिखिएगा लद्दाख, लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। तो ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो आप केंद्र शासित प्रदेशों का मत लिखिए अभी, आप अभी मत लिखिएगा, उसकी चर्चा मैं अलग से करूँगा। जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसका भी मत लिखिए, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे। सबसे पहले आप किसका लिखेंगे इसमें से? सबसे पहले आप लिखेंगे पंजाब से शुरू करेंगे, नहीं तो हिमाचल प्रदेश से किया जाए। चलिए हिमाचल प्रदेश से ही कर लीजिए। पहले आप लिखिए हिमाचल प्रदेश। क्या लिखेंगे? हिमाचल प्रदेश, शिमला। हिमाचल प्रदेश, शिमला। इधर राज्य, इधर राजधानी। हिमाचल प्रदेश, शिमला। बोलते जाइए, हिमाचल प्रदेश, शिमला। पंजाब, चंडीगढ़। पंजाब, चंडीगढ़। पंजाब, चंडीगढ़। हरियाणा, चंडीगढ़। हरियाणा, चंडीगढ़। ध्यान दीजिएगा, दोनों का एक ही जगह है। पंजाब, चंडीगढ़। हरियाणा, चंडीगढ़। राजस्थान, जयपुर। राजस्थान, जयपुर। बोलते जाइए, बोलते जाइए, आप बोलिए। राजस्थान, जयपुर। राजस्थान, जयपुर। चलिए गुजरात, गांधीनगर। गुजरात, गांधीनगर। गुजरात क्या होता है? गांधीनगर। गुजरात, गांधीनगर। ठीक है। महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है। महाराष्ट्र, मुंबई, याद रखिएगा। महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई। फिर आइए नीचे, गोवा। गोवा, पणजी। गोवा, पणजी। गोवा, पणजी। गोवा, पणजी। कर्नाटक, बेंगलोर। कर्नाटक, बेंगलोर। कर्नाटक, बेंगलोर। केरल, तिरुवनंतपुरम। केरल, तिरुवनंतपुरम, ऐसे लिखेंगे आप, तिरुअनंतपुरम। ठीक है ना? तिरुवनंतपुरम, केरल। तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपके इधर साइड के राज्य हो गए। कहाँ से आपने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश, शिमला। हिमाचल प्रदेश, शिमला। पंजाब, चंडीगढ़। हरियाणा, चंडीगढ़। राजस्थान, जयपुर। राजस्थान, जयपुर। गुजरात, गांधीनगर। गुजरात, गांधीनगर। महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है ना? गोवा, पणजी। गोवा, पणजी। कर्नाटक, बेंगलोर। कर्नाटक, बेंगलोर। केरल, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। अब चलिए इधर साइड में चलते हैं। तो लिखिए अब, तमिलनाडु, चेन्नई। तमिलनाडु, चेन्नई। तमिलनाडु, चेन्नई। फिर ऊपर चलिए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का आप याद रखिएगा, अमरावती हो गया है। अमरावती पहले हैदराबाद था, लेकिन जब से आपका तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद को ले लिया तेलंगाना ने, तो बचा आपका भैया, इन्होंने बना लिया अपना अमरावती। तो क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, अमरावती। आंध्र प्रदेश, अमरावती। फिर लिखिएगा उड़ीसा, क्योंकि देखिए यहाँ पर उड़ीसा आता ना, मैंने कहा ना किनारे किनारे का पढ़ते जाइए, लाइन से आपको याद होता जाएगा। चलिए तो यहाँ से आपका आइए उड़ीसा। कहाँ भाग रहा है जी? इधर देखिए, उड़ीसा। उड़ीसा का भुवनेश्वर। उड़ीसा, भुवनेश्वर। उड़ीसा, भुवनेश्वर। उड़ीसा, भुवनेश्वर। 4 बार बोलिए, मेरे साथ बोलते चलिए, उड़ीसा, भुवनेश्वर। फिर बोलिए, उड़ीसा, भुवनेश्वर। फिर आइए पश्चिम बंगाल, कोलकाता। फिर बोलिए, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है। उसके बाद बिहार, पटना। बिहार, पटना। बिहार, पटना। बिहार, पटना। बिहार, पटना। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ठीक है। काऊ लखत बाटा हो, हैं बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश में लोग, तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मध्य प्रदेश, भोपाल। मध्य प्रदेश, भोपाल। मध्य में भोपा बज रहा है। मध्य में क्या बज रहा है? भोपा बज रहा है। मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया। मध्य में भोपा बज रहा है, मध्य प्रदेश का क्या हो गया? भोपाल हो गया। ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़, रायपुर। ध्यान दीजिएगा। झारखंड, रांची। झारखंड, रांची। झारखंड, रांची। झारखंड, रांची। तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना, हैदराबाद। ठीक है। चलिए आइए जरा, अब इस साइड में आइए तो देखिएगा। चलिए सिक्किम, गंगटोक। सिक्किम, गंगटोक। सिक्किम, गंगटोक। सिक्किम, गंगटोक। जैसे सिक्का गंगा जी में फेंकते हैं ना, सिक्का आप कहाँ फेंकते हैं? गंगा जी में फेंकते हैं नहाते समय। सिक्किम, गंगटोक। सिक्किम, गंगटोक। सिक्का आपने जैसे गंगा जी में फेंका, किसी ने टोक दिया, तो सिक्किम हो गया गंगटोक। सिक्किम हो गया गंगटोक। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अरुण को ईंटा खींचकर मार दिया, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर हो गया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। असम, दिसपुर। असम, दिसपुर। असम, दिसपुर। मेघालय, शिलांग। मेघालय, शिलांग। शिलांग ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना? मेघालय, शिलांग।
मेघालय शिलोंग। नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, ऐसे लिखेंगे इम्फाल, मैं ही उल्टा लिख रहा हूँ। मणिपुर इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, ठीक है। फिर है भैया आपका मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम आइजोल, मिजोरम का आइजोल, ठीक है ना, याद रखिएगा। त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है ना, याद रखिएगा। मिजोरम आइजोल, मिजोरम आइजोल, जोजोल, जोजोल, मिजोल, मिजोर याद रखिए हो जाएगा। मिजोरम आइजोल, मिजोरम आइजोल। मणिपुर इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, मणिपुर इम्फाल। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से आपने इन सारे राज्यों की राजधानियों को कवर करी। जरा देखें हम लोग, 28 हो गया क्या, गिनिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश 1, पंजाब 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, महाराष्ट्र 6, गोवा 7, कर्नाटक 8, केरल 9, तमिलनाडु 10, आंध्र प्रदेश 11, उड़ीसा 12, पश्चिम बंगाल कितना 13, बिहार 14, उत्तर प्रदेश 15, एक छूट गया, उत्तराखंड, उत्तराखंड देहरादून बढ़ा लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पास में ही इसको, उत्तर प्रदेश के पास में बढ़ा लीजिए, नीचे बढ़ा लीजिए, कहीं बढ़ा सकते हैं आप। उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है ना, याद रखिएगा लोग, उत्तराखंड देहरादून। चलिए तो आगे देखें, और फिर देखिए हो गया आपका। फिर गिने, हिमाचल प्रदेश 1, पंजाब 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, महाराष्ट्र 6, गोवा 7, कर्नाटक 8, केरल 9, तमिलनाडु 10, आंध्र प्रदेश 11, उड़ीसा 12, पश्चिम बंगाल 13, बिहार 14, उत्तर प्रदेश 15, उत्तराखंड 16, उत्तराखंड 16, मध्य प्रदेश 17, छत्तीसगढ़ आपका 18, छत्तीसगढ़ 18, झारखंड आपका 19, तेलंगाना 20, तेलंगाना 20, सिक्किम आपका 21, और बाकी ये 7 सिस्टर, इनको 7 लोग को 7 सिस्टर कहा जाता है। तो लास्ट में जो आपने 7 लिखा हुआ है उसको एक साथ ऐसे घेरिएगा और बगल में लिख दीजिएगा 7 सिस्टर। क्या लिख दीजिएगा? 7 सिस्टर, ठीक है। और कोष्ठक में आप लिख दीजिएगा पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। इन पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर नहीं है। तो कैसे रटे आप इसको? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। उसके बाद क्या देखा आपने? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा, मेरे साथ बोलिए, अरुणाचल प्रदेश बोले, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। मेरे साथ बोलते जाइए, आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। चलिए एक बार मैं जाते जाते पुनः आपको सारे राज्यों की राजधानियां बोलकर सुना देता हूं, आप फिर से सुनिएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप। हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, मेरे साथ बोलते जाइए, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, पणजी, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, अमरावती, ओडिशा, ओडिशा बोलिए, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य में भोपाल बाजार, छत्तीसगढ़, रायपुर, झारखंड, रांची, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम, गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, असम, दिसपुर, हो जाएगा ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। फिर मेघालय, शिलोंग, मेघालय, शिलोंग, नागालैंड, कोहिमा, नागालैंड, कोहिमा, ठीक है। मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, मिजोरम, आइजोल, मिजोरम, आइजोल,
त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको भारत के राज्य और उनकी राजधानियों को अच्छे तरीके से याद कराया है, तो आप क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आपके ही ऊपर निर्भर है आप कितने मित्रों को शेयर करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आप जितने लोग देख रहे हैं इसे आप अपने व्हाट्सएप पर एक बार स्टेटस जरूर लगा दिया करिए, चाहे अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, चाहे आप अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, लेकिन एक बार शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा और यूट्यूब को भी लगेगा इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, इसीलिए वो लोगों तक इसको पहुँचाएगा, ठीक है ना। आप लोग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ तक पहुँचाते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए कंटेंट और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद।